हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का महेंद्रा सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस क्लास में मैनेजमेंट पे बात करेंगे। आप कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या, किसका मैनेजमेंट? अपने एक जो पेपर है, अपने पेपर को मैनेज कैसे करना है और पढ़ाई के दौरान एक स्टूडेंट को मैनेज खुद को कैसे करना होता है, इस पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में जैसे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम लगे और भी जो एग्ज़ाम लगते हैं, उसमें बच्चों की शिकायत रहती है कि पेपर आता है, कोई डाउट नहीं है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिजर्विंग हैं, जो डिजर्व करते हैं सिलेक्शन लेना, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी एक शिकायत मैंने जब उनमें पूछा कि दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उनमें दिक्कत आ रही है मैनेजमेंट की, कि मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं कि पेपर कंप्लीट हो जाए। तो किसी का पेपर छूट रहा है, कई आते हुए प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो ऐसे बेहद सारे क्वेश्चन निकल कर आए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने को एक वीडियो इस पर भी बनानी चाहिए। तो उसी टॉपिक पर आज अपने बात करने के लिए यहाँ मिलने हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट को पढ़ना इनफ नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते जाओ। सिलेबस है, आपने 5 बुक पढ़ ली, 4 बुक कवर कर रखी हैं, उसमें से अच्छे से याद हैं, वो पर्याप्त नहीं है। आप कहेंगे सर 4 बुक पढ़ने के बाद भी पर्याप्त नहीं है, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? पर्याप्त इसलिए नहीं है कि लैंग्वेज पेपर की और बुक की इक्वल नहीं होती। एग्जामिनर अपने को चेक करने के लिए क्या करता है, शब्दों से खेल जाता है, शब्दों में डिफरेंस करके डाल देता है। आपने नोट्स पढ़ाते हैं, अब हम जैसे नोट्स बनवाते हैं बच्चे को क्लास में, तो उन नोट्स के दौरान होता क्या है कि वो नोट्स तो भाषा अलग होती है, लेकिन वास्तविकता में जो प्रश्न आता है वो अलग होता है। अब बच्चे के मन में ये दुविधा आती है कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया, हम इसको सोल्व कैसे करें? तो उससे रिगार्डिंग आज ये पूरा वीडियो जो है वो उस पर ही निर्भर है और अपन उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट को 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना है? एक तो ध्यान रखना है स्टडी का, और एक ध्यान रखना है मैनेजमेंट का। कि अब आप कहेंगे दोनों टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, 2 पार्ट होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, तो वो इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरता है। जब वो इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरता है तो उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसकी चर्चा अपन करेंगे। देखिए, स्टडी की बात करें तो आपको इसमें एक तो सिलेबस का ध्यान रखना है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। हमारे सिलेबस की बात करें तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किस सब्जेक्ट का कितने अंक हैं, कितने नंबर का सब्जेक्ट है, और उन सब्जेक्ट में कौन सा ज्यादा नंबर का है, कौन सा कम नंबर का है। सबसे पहला काम, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले आपको एक योजना बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें ये करना है। अब आप योजना कैसे? सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठा के पहले तो पेपर का पैटर्न समझिए। दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस में अभी जो पेपर हुआ उसमें 100 नंबर का पेपर था। 100 नंबर का डिवाइडेशन कैसे था कि एक तो मैथ थी, उसके अंदर रीजनिंग थी, जीके, और साथ में ही था कंप्यूटर। मैथ की बात करें, मैथ के जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या थी 15, रीजनिंग वालों की संख्या थी उसमें 25, और जीके की बात करें तो जीके में संख्या थी 50 और कंप्यूटर की संख्या थी 10। टोटल कितने? 100। अब यहां आपने जब सिलेबस देखा होगा तो आपने फील किया होगा कि यहां 50% पेपर का रोल कौन प्ले कर रहा है? जीके। और 25% किसके हाथ में है? रीजनिंग। टोटल मिलाकर 2 सब्जेक्ट 75% कवर कर रहे हैं, 75% वेटेज रखते हैं। तो अपने लिए पहला गोल सेट हो गया है कि हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? 25 पर करना है। उसके बाद अब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर छोड़ देंगे, मैथ छोड़ देंगे, नहीं, हम अपने टाइम को डिवाइड कर लेंगे कि हम अगर 12 घंटे पूरे दिन में 12 घंटे का शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, 10 घंटे का फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा समय किस पर लगाना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है। प्रत्येक जो भी होता है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, उसकी भी बात करेंगे अपन। सीजीएल में भी क्या पैटर्न रहता है उसकी चर्चा भी अपन करने वाले हैं। तो सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है, और उनके अंकों का ध्यान रखना है। कौन सा अंक है, कितने नंबर का है एक सब्जेक्ट, उस पर ध्यान रखना है।
ये आपका मेन काम है, सबसे पहला काम है। कोई भी एग्जाम शुरू करें तो इसके लिए तैयारी करें। अब आते हैं, ये सिलेबस का हो गया। फिर आपका एक पैटर्न रहता है, फिक्स पैटर्न रहता है कि जो रिटन एग्जामिनेशन नहीं है उनमें क्वेश्चन की प्रकृति ये रहती है कि सिर्फ आंकड़े पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछा जाता है। जैसे एक उदाहरण से हिस्ट्री में समझते हैं। हिस्ट्री में 1857 की क्रांति से जब भी प्रश्न आएगा इन एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो होते हैं, वन डे एग्जामिनेशन जो होते हैं, उनमें जो प्रश्न आएगा वो यही पूछा जाएगा, विद्रोह की शुरुआत कब हुई, विद्रोह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, विद्रोह करने के लिए तारीख कौन सी डिसाइड की गई थी, 1857 की क्रांति के प्रतीक सिंबल किसे बनाया गया था, कमल और फूल, कमल का फूल और रोटी को सिंबल बनाया गया था जैसे, तो डायरेक्ट पूछेगा। तो आपको ज्यादा फोकस, अगर आप एसएससी फील्ड में हैं तो ज्यादा फोकस किस पे रखना है? आपको ज्यादा फोकस रखना है जो अपना ये फैक्ट वाला पोर्शन है इस पर। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम थे, उसके क्या प्रभाव रहे, अंग्रेजों का किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी नीति को बदला उसके बाद, ये आपके काम की चीज नहीं। हाँ, आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, जरूर पढ़िए। 1857 की क्रांति का प्रभाव भी पढ़िए, कारण भी पढ़िए, क्या उसका पूरा घटनाक्रम रहा वो भी पढ़िए, पूरी कहानी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर फोकस आप किस पे करेंगे? फैक्ट पर करेंगे। और फैक्ट में भी कौन सा फोकस करेंगे? जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है अपना। इसमें इस पोर्शन में आपको स्मार्ट होना बेहद जरूरी है। आप कहेंगे सर स्मार्ट आपने शब्द यूज किया, उसका क्या मतलब है? देखिए, स्मार्ट स्टडी एक अपने कंसेप्ट यूज करते हैं कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी की डेफिनेशन ही नहीं पता कुछ बच्चों को कि डेफिनेशन क्या होती है। स्मार्ट स्टडी की डेफिनेशन की चर्चा करें तो सबसे पहले आपको कवर करना है कि सिलेबस को अच्छे से देखना है, उसे याद करना है। आपकी डेस्क पे सिलेबस होना ही चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे, अब इस पे चर्चा करेंगे। सिलेबस के बाद आपको क्या देखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, अभी जीडी का एग्जाम लग रहा है हाल ही में, अभी होने वाला है, 20 फरवरी से शुरू होंगे। तो एसएससी जीडी के जो एग्जाम है, आप पिछले साल के जीडी के पेपर उठाइए। उन जीडी के पेपर से आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। तो इनसे आप क्या करेंगे? पीवाईक्यू से आप क्या पता लगाएंगे कि पेपर का ट्रेंड क्या रहा। अब इन एग्जाम की एक दिक्कत है, दिक्कत ये है इसमें सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रखा होता। रिटन एग्जामिनेशंस जो होते हैं, जैसे जो कई दिन तक चलते हैं, 3-4 दिन तक जो चलते हैं, जैसे आरएएस आईएएस है, इनमें एक सुविधा ये रहती है, उन्होंने लिखा बायोलॉजी। एग्जामिनर क्या करता है, या पेपर सेटर जो है, या सिलेबस सेटर जो है, वो क्या करता है, शब्द लिखेगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसके आगे एरो लगा के सारे टॉपिक मेंशन कर देगा कि मुझे इन इन टॉपिक से पूछना है। लेकिन दुर्भाग्य से एसएससी में ऐसा होता नहीं। तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सिलेबस पता लगाना है। अब आपके एक सब्जेक्ट लिखा होता है पॉलिटी, पूछेंगे भाई हम, आपको पॉलिटी पढ़ के आनी है, इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है। अब आपको ये तो पता ही नहीं, उन्होंने तो पूरी पॉलिटी लग दी, पूरी पॉलिटी लिख दी। अब इसमें शुरू से लेके एंड तक पूरी पॉलिटी काउंट हो गई। लेकिन अब आपको पता कैसे लगे एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन, किस में से पूछ रहा है? तो आप ये उठाइए और देखिए कि पिछले साल के उसने किस में से सबसे ज्यादा प्रश्न वो पूछ रहा है। पिछले 4 साल में, पिछले 5 जो अटेम्प्ट हुए हैं, उनमें ज्यादातर क्या आ रहा है, उस पर फोकस करें। तो इस पर फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा? जैसे एक मैंने जो एनालिसिस किया एसएससी के, एसएससी सीजीएल जीडी, जितने भी एमटीएस हुआ, अभी ये दिल्ली पुलिस हुआ, इसके जितने भी एग्जाम है ना, तो पॉलिटी में मैंने इनके आधार पर 2-3 टॉपिक निकाले। जैसे बात करें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फिर एक टॉपिक निकला इसमें से डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, और एक टॉपिक निकालो तो मूल कर्तव्य। ज्यादातर प्रश्न किस में से आ रहे हैं? इन टॉपिक में से आ रहे हैं। यदि 4 प्रश्न आएंगे तो 4 में से 2 प्रश्न तो इनमें से ही आएंगे। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करेंगे तो किसे कवर करेंगे? इसको कवर करेंगे। तो ये होता है इस पोर्शन का काम। पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कंटिन्यूटी रखनी है। ये नहीं कि आज मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, कल मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, फिर अगले दिन फिर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, फिर अगले दिन फिर छुट्टी। नहीं, डेली 6 लगाइए, 10 की बजाय 7 पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे अपना शेड्यूल बनाइए। 2 घंटे शुरू में ही मजाक मस्ती के लिए रखो, दोस्तों से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन में हो, रिलेशन को चलाओ, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है?
वो अपने अगर मैनेजमेंट वाले पोर्शन में बात करेंगे दिक्कत कहाँ आएगी आपको, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें रूटीन बनाना है आपको। वो एक बड़े एक विद्वान हुए हैं, बेंथम नाम से एक हुए हैं, एथिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें एक विद्वान है, उन्होंने कहा बेंथम में कि, जेरेमी बेंथम उनका पूरा नाम है, तो उन्होंने कहा कि निरंतरता ही इंसान का सबसे दुर्लभ गुण है। आप जितने भी इंसान का, जितने भी व्यक्ति का मूल्यांकन जब करेंगे तो ये चीज पाएंगे कि निरंतरता नहीं रह सकती, वो बड़ी मुश्किल से किसी किसी इंसान में देखने को मिलती है, और जिसमें मिलती है वो कामयाब भी होता है। तो वही बात है कि आपको आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, 7 से 8 घंटे की डेली पढ़ना ही पढ़ना है। बस ये एक रूल बना लो, एक फॉर्मूला, एक सूत्र ही बना लो कि मुझे 7 से 8 घंटे की क्लास तो लेनी ही लेनी है, या 7 से 8 घंटे खुद सेल्फ स्टडी तो करनी ही है। इतना कर लो, इतना भी इनफ है आपके लिए। जा वो सब जो कहते हैं ना 16 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, वो अलग, उनका अलग ही नजरिया होता है। पहली बात तो मुझे लगता है कि ये संभव भी है कि नहीं है, ऐसा है। और दूसरी बात, इतना माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं 12 घंटे पढूं, मैं 15 घंटे पढूं। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना पढ़िए, लेकिन जब कुर्सी पर बैठे हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठे। ये नहीं कि दिमाग में तो चल रहा है कि यार आज तो मेरी सहेली का फोन ही नहीं आया, मैं कैसे करूं, उससे प्रभावित होकर आप बैठे हो, मन में तो चल रहा है कुछ और, बस लगे पड़े हो, पेन घिस रहे हो, उसका कोई सार नहीं है। इससे अच्छा उठ जाइए उस चेयर से। तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें निरंतरता रखनी है। स्मार्ट स्टडी का कंसेप्ट है, हमें स्मार्ट स्टडी इसमें करनी है। और एक इसमें यह भी ध्यान रखना है, स्मार्ट स्टडी वाला और एक इसे सिलेबस भी, इन दोनों में आपको मैच बना के रखिए, ये आपका स्टडी वाला काम कंप्लीट। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है, वही जिसपे स्टूडेंट सबसे कम ध्यान देता है। आजकल अपने को लगता है कि सिलेक्शन का जो माहौल है, वो सिलेक्शन जो है वो सारा का सारा किससे होता है, इस पोर्शन से, और इस पोर्शन पे अपन कभी गौर ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। अपने को लगता है मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट नाम की तो चीज होती नहीं है। कोई इंसान अगर 5 साल पढ़ रहा है, फेल हो गया, उसके बाद भी तो भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कमी तो तेरे में है, तू पढ़ा नहीं ढंग से। अरे पढ़ा तो सही, लेकिन वो मैनेज ही नहीं कर पाया चीजों को। मैनेज कैसे नहीं कर पाया कि मान लीजिए आप बढ़िया 5 साल बढ़िया आपने पढ़ाई कर रखी है, 4-5 साल, तो ये पता है कि आज कोई भी पेपर हो, 4-5 साल आपने पढ़ रखा है, तो वो आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो वैसे ही पहुंच से बाहर नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति 4-5 साल ढंग से पढ़ाई करे तो फिर उसके सिलेक्शन लगातार होते हैं, 4-5 एग्जाम में लगातार सिलेक्शन लेता है। लेकिन उसकी ये एक, उसमें जो कमी रहती है वो इस पोर्शन में रहती है। तो आप कहेंगे उसमें क्या कमी रहती है, इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि एक जो पार्ट है अपनी पढ़ाई का वो क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कुछ कई चीजों का करना है। सबसे पहले आपको मैनेज किसको करना है, टाइम को। जैसा कि मैंने आपको स्टडी वाले पोर्शन में बताया, मैनेज करना है कि मुझे मेरी पढ़ाई डेली करनी ही है। आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कोई अपवाद ही हो तो बात अलग होती है। अदरवाइज आप ये रूल बनाइए कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। दोस्त बुलाए तो दोस्त को कहे नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे को पढ़ना है। उसके बाद जो है, उसके बाद आप अपना दोस्तों के साथ जाइए, वो टाइम कंप्लीट कीजिए। तो मुझे लगता है कि यहां आप 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए। 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई अच्छे से मतलब हो जाएगा। उसके बाद आप मूवी देखिए, वेब सीरीज देखिए, जो भी आपका मन करे वो कीजिए। लेकिन आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित हो। तो पहले तो आपको ये कंसेप्ट बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप कहीं ये फील करेंगे कि हाँ। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ ही कुछ और चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम क्लियर है कि टाइम रखना ही है, टाइम फिक्स करना है 8 से 10 घंटे। इसके बाद का टाइम है, अब आप कहेंगे सर इसके बाद बचता है, बिल्कुल बचता है। 4 से 5 घंटे का समय आपके पास फिर भी बच जाता है। 4-5 तो कम बोल रहा हूँ, फिर भी बच जाता है। ठीक है, आप 6-7 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद कितना टाइम बच गया आपके पास। 7 घंटे की नींद इनफ रहती है, जरूरी नहीं कि 8 ही सोए हम। और एक ये मान के चलिए कि सभी व्यक्तियों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, सभी व्यक्ति की भौतिक जो क्षमताएं हैं वो एक जैसी नहीं होती, सभी व्यक्ति मानसिक रूप से उतने मजबूत, मानसिक रूप से उतने होशियार या इंटेलिजेंट नहीं हो पाते हैं जितना कि लोग होते हैं। अपन क्या करते हैं, अपने एक स्टोरी देखते हैं यूट्यूब पे, बढ़िया सा मोटिवेशन लिया, उसमें स्टोरी देखी, स्टोरी देख के अपन भी लग जाते हैं, नहीं नहीं करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे, लग जाते हैं। भाई उसकी परिस्थितियां अलग थी, अपनी अलग हैं, और
ये नहीं है, हाँ समय लग सकता है आपको ज़्यादा, संभव तो है, वो चीज़ संभव है, हो सकता है, पर आपको समय लग जाए। लेकिन मोटिवेशन क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि वो बाहरी जो मोटिवेशन होता है ना, यूट्यूब से जो लिया गया मोटिवेशन है या कहीं से भी कोई मोटिवेशन आपको बाहरी जो मिलता है, वो एक समय के लिए ही मिलता है। मिला, 1 घंटे तक क्यों रहेंगे, पूरा एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे कि हाँ हमें बस, हम तो पेपर क्रैक ही कर देंगे, सो गए, घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, उसके बाद सो गए, सुबह उठे वापस वही घोड़े वही मैदान, वापस चल पड़े, फिर वही कहानियां वही शुरू। वो क्या काम का मोटिवेशन? जीवन की घटनाएं, मम्मी पापा की स्थिति, परिवार की स्थिति, उनकी मम्मी पापा की फीलिंग्स, उनको एक बार आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, आपको पता लगे कि वास्तविकता में क्या मोटिवेशन होता है। वो इंटरनल होता है, आंतरिक जो मोटिवेशन होता है वो, उसमें आपको आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको कहेंगे वो होती है, तो वहां काम आएगी। तो इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना है, 8 से 10 घंटे। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने बोल तो दिया 8 से 10 घंटे पढ़ना है, इतना पढ़े कौन? और आज के समय में आज के जो स्टूडेंट हैं वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अपना पेशेंस लेवल गिरता जा रहा है। अपने अपने को लगता है कि 2 मिनट मैगी और 2 मिनट मैगी वाला सीन करें और फटाफट से यूं सक्सेस हो जाएं और बस अपनी लाइफ सेट हो जाए। अपना एक ये बन गया है। पहले की अपेक्षा अब अपराध भी बढ़ गए हैं, क्राइम भी बढ़ गया है। क्यों ऐसा क्यों होने लग गया है? ऐसा इसलिए होने लग गया है कि अपनों ने अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर ली है कि हम अभी तैयारी करेंगे, 1 साल तैयारी करेंगे, 6 महीने पढ़ेंगे, 6 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं भाई, किसी पे कोई दिव्य दृष्टि नहीं है किसी की। ईश्वर ने किसी के सिर पे ऐसे हाथ नहीं रख रखा कि जा बेटा कामयाब हो जाएगा। मेहनत सब करते हैं, कोई किसी को 1 साल, किसी को 2 साल लग गया, किसी को 4 साल लग गया। पेशेंसली आप डेली पढ़ें, 8 से 10 घंटे पढ़ें, समय भी लगेगा। और परिस्थितियां अपने से नहीं होती। अपन योजना बना सकते हैं, योजना सफल हो नहीं हो वो सारी परिस्थितियां निर्भर होती हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जीवन की प्रत्येक घटना उस पजल की तरह होती है, जिस पजल को अपन जोड़कर, प्लास्टिक की जो पजल आती है उसको जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अच्छी सी स्ट्रक्चर बनती है बाद में। लेकिन पजल सही, वो स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर तभी बनेगी जब सभी जो उसके हिस्से हैं वो सही प्रॉपर वे में जुड़े होंगे। अपनी जो स्ट्रक्चर क्या है, जो अपन बनाना चाह रहे हैं, वो अपना करियर सेट करना चाह रहे हैं, वो अपनी स्ट्रक्चर है। और अपने जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना क्या है, उस जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सभी घटनाएं आपस में जुड़ेंगी, प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर वे में आपने टेस्ट दिए होंगे, पढ़ाई अच्छे से करी होगी, तो इस पे जाके फिर आपको सफलता मिलेगी, फिर वो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। नौकरी वाली स्ट्रक्चर तो आपकी फिर बन पाएगी। तो पेशेंस रखिए। पेशेंस के साथ आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। और 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, कामयाब भी निश्चित है, हो जाओगे। ऐसी कोई नहीं है, ऐसी है ही नहीं कि अपने भी पेपर नहीं क्रैक हो। पेपर सबके ऐसे ही क्रैक होते हैं। और कुछ लोग जैसे ऐसा होता है, जैसे मेरे जो नॉन एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनकी बात करूं कि 4-5 साल खूब तैयारी करी, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 5 साल के बाद जब सेलेक्ट करने लगे, पेपर में सेलेक्ट होने लगे, तो फिर लगातार 5 वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ, फिर अपनी मनपसंद से जॉब ली। मेरा खुद का एक खास दोस्त है, उसकी मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा कि उस व्यक्ति ने 7 साल मेहनत करी। 7 साल मेहनत करी। 7 साल के बाद जब उसका सिलेक्शन होने लगा, तो उसके 4 बैंक में भी हुआ, एफसीआई में भी हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी हुआ। सभी ऐसे 3-4 सिलेक्शन हुए। बैंक में भी अलग अलग बैंकों में हुआ, पीओ पे भी हुआ, क्लर्क पे भी हुआ, और एफसीआई में भी ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ। तो खूब सारे ऐसे सिलेक्शन हुए। वो क्यों हुए? ऐसा नहीं था कि उसकी किस्मत चल पड़ी, किस्मत नहीं, उसकी मेहनत ने इतनी, उसकी मेहनत इकट्ठा हो चुकी थी कि भैया अब तो सिलेक्शन होगा ही होगा। तो इसलिए वो सिलेक्शन हुआ। तो वही कह रहा हूं। लेकिन उसका रूटीन फिक्स था कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। हम भी जब बुलाते हैं ना कि भाई आजा, चल अपन चलते हैं कहीं, नहीं, पहले पढ़ना है, मेरा पढ़ाई का टारगेट कंप्लीट होगा, फिर अपन चलेंगे। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको काम करना ही पड़ेगा। दूसरा, एक यार ये बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे। इमोशंस, ये तो मुझे लगता जा रहा है कि डे बाय डे, दिनों दिन अपन इसमें कम होते जा रहे हैं। अपना जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। किसी को सफलता जल्दी चाहिए, किसी को, अब आप कहेंगे कि ऐसी बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप भी चाहिए। रिलेशनशिप बुरी नहीं है,
मैं नहीं कहता कि रिलेशनशिप बुरी है, रखिए जिसको रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी को लगे कि मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, अब आपने एक कहानी सुनी होगी कि खूब सारी ऐसे कहानियां चलती रहती हैं कि प्यार की भी खूब चलती हैं, कामयाब भी होते हैं। वो बीच में एक बयान भी आया था कि मैं गर्लफ्रेंड की वजह से कामयाब हुआ। तो वो उसकी परिस्थितियां थी, उसका इतना खुद पे कंट्रोल था कि भाई वो कर सकता था, इंसान कंट्रोल कर सकता था। लेकिन हर किसी में नहीं होती, इसलिए आप उस स्टोरी को अपने से रिलेट मत करें कि उसने भी तो गर्लफ्रेंड, उसकी भी गर्लफ्रेंड थी या उसका भी बॉयफ्रेंड था, तो वो कामयाब हुआ तो मैं भी हो सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड। तू हो सकता है भाई, या तू हो सकती है, आप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बराबर का कंट्रोल भी तो चाहिए ना। तो इसलिए इमोशंस में एक तो आपको पर्सनल होते हैं। पर्सनल बोले तो जैसे यहां मैं पर्सनल का जो परिभाषा मैं मान रहा हूं, मैं उसकी आपको जिक्र कर देता हूं एक बार कि पर्सनल क्या बोल रहा हूं मैं। मेरे पर्सनल का मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, एक तो ये, एक प्रेशर, फैमिली प्रेशर जो होता है वो भी एक, फैमिली प्रेशर भी बड़ा इशू रहता है इसमें आजकल एग्जाम में। और दूसरा अपने एक वो जो होता है, ये रिलेशन के सेंस में बात कर रहा हूँ, है तो ये भी पर्सनल, ये तो उससे भी ज़्यादा पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं रिलेशन के सेंस में यहाँ बात कर रहा हूँ। इसकी बात मैंने की आपसे कि ये बड़ा खतरनाक है। सही चल रहा है तो सही चल रहा है, टॉक्सिसिटी पे जब ये आएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इससे बच पाया आज तक। तो मेरा तो सुझाव है, बैलेंस रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और नहीं रख सकते हो तो थोड़ा सा इससे बचने का परहेज करें। अपन इंसान है, अब फीलिंग सब में होती है, अब सामाजिक प्राणी है, अपने को इंसान चाहता है। हालांकि एक मैस्लो नाम के एक जो मोटिवेशन वाले मतलब एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी दी है कि मोटिवेशन कैसे कैसे काम करता है, क्या करता है। तो उसमें भी वो बताते हैं कि इंसान सामाजिक संबंधों को महत्व देता है, इस समाज में लोगों से जुड़ना पसंद करता है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं जुड़ना कि खराब हो जाए अपन, अपन करियर स्पॉइल करवा ले। तो अगर आप ये कर सकते हो तो बैलेंस बनाओ तो गुड है, बैलेंस नहीं हो तो आई थिंक क्विट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हो, ये भी संभव है। लेकिन कोशिश कीजिएगा मूल्यांकन करने का, कि आप सही से मूल्यांकन कीजिए अपने आप का कि वास्तविकता में ऐसा कुछ है या नहीं। ये आपका पर्सनल है, देखिए ये मैं इसमें तो कई जितना मैं, मेरे विचार थे मैंने आपके सामने रखे। हो सकता हो कि सहमत हो नहीं हो, वो आप है। और दूसरी बात, ये मुद्दे ऐसे हैं जो दिमाग से नहीं खेले जाते, दिल वाले हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा प्रभाव ऐसा पड़ेगा, पर फिर भी मैंने एक बार बात की। देखिए अब मैं इन फैक्टर्स की बात करता हूँ। फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल, यदि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आप कहेंगे सर आप ऐसी कैसी भाषा यूज कर रहे हो कि बेनिफिट है आपके लिए, बेनिफिट कैसे हो सकता है? बेनिफिट है क्योंकि पैसा भटकाव का कारण भी होता है। यदि आपके पास पैसे हैं ना, तो आपके भटकने के चांस भी क्या है, ज्यादा है। मैं आज ये कपड़े पहन लेता हूँ, मैं बढ़िया एप्पल का फोन यूज कर लेता हूँ, मैं एक बुलेट निकलवा ही लेता हूँ यार पापा को बोल के, अपन उस पर घूमेंगे। तो वो चीजें आपको डाइवर्ट करती है अपनी पढ़ाई से। पढ़ाई के दौरान आपके पास पैसा हो तो भी मेरा एक ये मानना है कि एक स्टूडेंट को हमेशा संयमित जीवन जीना चाहिए, उसको एक साधु की तरह ही रहना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं गरीब दिख रहा हूँ, हाँ नॉर्मल कपड़े पहनिए, नॉर्मल तरीके से रहिए ताकि अपनी आवश्यकताएं पूर्ति हो पाए, बस इतना ही रहिए। ये शो ऑफ करने वाला सिस्टम है, इसको नहीं करना चाहिए। अमीरों के लिए ये सुझाव है जो अपने आप को अमीर समझते हैं। आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि अमीर, अमीर नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके पास, कुछ बच्चों के पास अमीरी वाला कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन दिखाएंगे नहीं भाई हम तो खूब अमीर है, क्योंकि हमारा स्टेटस ऊंचा हो जा रहा है। स्टेटस ऊंचा, यदि आप कहीं जॉब करते हैं, यदि आप कहीं काम करते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है तो भी मेरा मानना है कि आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 महीने के कम बच रहे हैं, 2,000 महीने के कम बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े अच्छे पहनिए, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखिए, क्योंकि वर्क प्लेस पे पर्सनैलिटी मायने रखती है। आपकी वर्क प्लेस पे आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपके कपड़ों से भी बढ़ती है, इंसान के ज्ञान से बढ़ती है, इंसान की स्किल से बढ़ती है। तो इसके साथ तीसरा फैक्टर जो जुड़ता है, वो तीसरा फैक्टर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी मायने रखती है। हाँ वर्क प्लेस पे है, काम आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, खाना पीना अच्छा चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट की लाइफ में उसकी पर्सनैलिटी कोई मायने नहीं रखती।
आज वो सुंदर दिखेगा, फिर कल को वो, आपको पता है, सुंदर दिखेगा तो लोगों से अट्रैक्शन वैक्शन मिलना स्वाभाविक है, और जब मिलेगा तो फिर वो खराब ही करेगा, और क्या करेगा। तो वर्क प्लेस पे है, उस समय आपको इनको ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। स्टूडेंट हो तो आपको खर्च नहीं करने चाहिए, सेविंग कीजिए। इससे क्या होता है, इससे आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, नियंत्रित रख पाते हो। जब आप ऐसे नियंत्रित रखते हो ना, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रहता है। वहां आपको करनी भी पढ़ाई ही चाहिए, जो आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा ये कहना ये, और दूसरी बात, आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल नहीं है, तो आप किसी ना किसी अपने खास व्यक्ति को कहेंगे, और साफ नीयत से कहेंगे, तो आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। मैं भी जानता हूं ऐसे लोगों को, मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो फाइनेंशियली वीक थे, स्टडी नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने घर से पढ़ाई करने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट निकाला, इतने सेलेक्ट हुए। मैं ऐसे लोगों के पर्सनल, मेरे 2 एग्जाम्पल तो ऐसे पर्सनल हैं जिनको मैं जानता हूं बिल्कुल खास, कि नहीं, हाँ, ऐसे भी हैं कि जो मदद करने पर भी मना कर दिया करते थे, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपना मैनेज कर लूंगा। ऐसे भी वो है वास्तविकता में। तो मोटिवेशन, उनको जैसा मोटिवेशन मिला वही मोटिवेशन आप भी लीजिए। ये यूट्यूब वाले जो अपने यूट्यूब, या मतलब यूट्यूब कहने का मतलब है कि जितना आप स्टोरी सुनते हैं वो एक नहीं हो पाता, लेकिन लाइव जब आप देखते हैं या किसी के साथ रहते हैं तो आपको ज़्यादा पता लगता है। तो फाइनेंशियली फैक्टर रहता है आजकल इंडिया में। आज क्या सदा से चला रहा है इंडिया में, तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा फैक्टर है। फाइनेंस को मेंटेन करना अपनी पढ़ाई के दौरान, इसको मजबूत रखना बड़ा मुश्किल हो पाता है। लेकिन चिंता मत करिए, इसको आप जो 8 से 10 घंटे मैंने आप शुरू में चर्चा की थी, वो फैक्टर काम करेगा। और वो रिजल्ट किस में दिखाएगा? 8 से 10 घंटे वाला इसमें मजबूत होने में ही आपको शो होगा, यहां आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है। एक फैमिली प्रेशर, अब आप कहेंगे सर ये तो, इसको तो कैसे ही डील करें, इसको भी डील तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये बाद में परेशानी करेगा। अब बाद में परेशानी कैसे करेगा? आप कहेंगे सर बाद में परेशानी, तो मेरा तो ये मानना है इस मामले में कि आप अगर इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये आपके पेपर में झलक जाएगा। कुछ बच्चे पेपर में क्या करते हैं, कुछ बच्चे पेपर में ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पेपर आ गया, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अरे भाई, तू पहला अगर नहीं हुआ तो तू पहला फेल होने वाला इंसान नहीं होगा। इस दुनिया में खूब सारे फेल हुए भी घूम रहे हैं, और फेल होने के बावजूद भी अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे पैसे, खूब सारे पैसे कमा रहे हैं। अपने एग्जाम्पल हैं खूब सारे इस सोसाइटी के अंदर, खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां कुछ लोग फेल हुए, फेल होने के बाद उन्होंने अपने बड़े बड़े टीचर्स भी, जो अपने देखते हैं यूट्यूब पे बड़े फेमस टीचर हैं, जो अपने समय में एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आज वो इतनी अच्छी स्थिति में है कि जो चाहे वो खरीद भी सकते हैं, जैसे मर्जी बिहेव कर सकते हैं। चलो, एक पैसा तो एक अलग चीज है, रिस्पेक्ट का जो उनका लेवल है, कि देखिए कितने लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं तो अपने को देखने को मिलता है कि रिस्पेक्ट वास्तविकता में उन लोगों की इतनी रिस्पेक्ट है। तो अपने जहां फंस गए हैं ना, जहां अपने को दिक्कत आ रही है कि अपन क्या कर पा रहे हैं, अपन ने ना एक परिभाषा ढूंढने की कोशिश कर ली कि सफलता बराबर है किसके? नौकरी के। अपनी एक कमी जो आज समाज में है ना, वो ये हो गया है कि अपन ज्यादा जॉब सीकर की संख्या ज्यादा हो गई है। अपनों को ये लगता है वही व्यक्ति सफल है जो नौकरी कर रहा है, वो सफल है। लेकिन ये भी तो निश्चित है कि एक भी कोई भी पेपर हो, वहां कम से कम बता रहा हूं कि 10 लाख फार्म कोई भी पेपर हो भरे जाएंगे, तो सबको तो नौकरी नहीं मिलती, वो तो कुछ करते हैं ना। तो अपने फालतू में एक प्रेशर क्रिएट कर लिया है, अपने एक ऑरा क्रिएट कर लिया है कि ऐसा कि हाँ भाई मेरे को तो सफल होना ही है, अगर नहीं सफल होए तो पार कैसे पड़ेगी? अरे भाई, मेहनत पे ध्यान दो, सफलता वफलता कुछ नहीं है। जैसे गीता में एक जो कंसेप्ट है निष्काम कर्म योग का है, वो क्या कहता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मिल जाएगा। गीता हमें क्या सिखाती है? गीता, मुझे लगता है कि गीता सबसे बढ़िया पुस्तक है। गीता से शानदार कोई पुस्तक ही नहीं है। मोटिवेशन छोड़िए, मोटिवेशन के अलावा भी उसमें ऐसा सीखने के बहुत कुछ है। क्वालिटीज देखिए गीता की आप। एथिक्स में तो गीता एक टॉपिक है बकायदा। आरएएस का जो सिलेबस है मेंस का, उसमें तो अलग से लिखा हुआ है गीता का नीति शास्त्र, गांधी का नीति शास्त्र। दो ऐसे मुझे लगता है कि ये 2 बेस्ट टॉपिक हैं व्यक्तित्व निर्माण में, दोनों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आते हैं। पर्सनैलिटी डेवलप कैसे कर सकते हो, और पर्सनैलिटी डेवलप होगी तभी आपको ये कैपेसिटी मिलेगी, तभी आप में एबिलिटी आएगी कि आप किसी प्रेशर को, आप किसी चीज़ को हैंडल कर पाए। एग्जाम में बच्चे जाते हैं, बच्चे एग्जाम शुरू होने से ही पहले ही घायल होने को जाते हैं।
घायल नहीं होते तो वो इस इतने दबाव में आ जाते हैं कि वो आते हुए प्रश्न भी गलत कराते हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इसी का ही परिणाम है कि मैं जब मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया पर्सनली कि सर हमारे साथ ये दिक्कत हुई, ऐसे ऐसे बात हुई, हम मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन सिलेबस तो हमें आता था, हमारा पढ़ा हुआ भी था, पर ये मैथ में टाइम ज़्यादा लग गया, रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग गया, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ेंगे। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, ये टेस्ट आईना होते हैं अपना। और एक ये भी दुर्भाग्य ऐसे देखिए कि ये विडंबना है कि अपन एक स्टूडेंट टेस्ट से ही सबसे ज्यादा भागता है। उसे लगता है नहीं टेस्ट ही तो है, क्या कर रहे हैं, छोड़, आता है पढ़ा हुआ याद है, टेस्ट नहीं देंगे। पर अरे तो टेस्ट नहीं दोगे तो भाई तुम्हें पता कैसे लगेगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, पेपर में गलतियां क्या करेंगे। टेस्ट देना पर्याप्त नहीं है, जो टेस्ट के बाद की प्रक्रिया होती है उस पर तो कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता, सिर्फ जो सेलेक्ट होते हैं मुझे लगता है वही ध्यान देते हैं, उसके अलावा ध्यान नहीं देते। तो टेस्ट में क्या, टेस्ट के बाद अपन उसका मूल्यांकन नहीं करते कि मैंने गलती कहाँ करी, मुझे गलती क्या करनी नहीं चाहिए थी, क्या मुझसे हो गई है, तो अब भविष्य में मैं वैसी गलती ना करूं तो उसके क्या उपाय होने चाहिए। मूल्यांकन में क्या, मूल्यांकन में आप क्या ध्यान देंगे कि गलती क्या हुई और इसको सुधारा कैसे जा सकता है, सुधारा कैसे जा सकता है, ये प्रश्न उठते हैं। अब टेस्ट में भी ले लो, अपने ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं ना, टेस्ट में भी ये सोचते हैं कि हाँ आज टेस्ट लगा, टेस्ट दिया, अपना काम खत्म। अरे टेस्ट के बाद ही तो चालू है आपका काम, टेस्ट के बाद ही चालू है आपका काम कि आपको इस पे फोकस करना ही है। ये इसका ही टेस्ट इसीलिए देने हैं, ना कि इसलिए देने हैं कि मैं पेपर में बैठ पाऊं, 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय लगे मैं पेपर में बैठ पाऊं। पेपर में बैठना मायने नहीं है, वो तो तुम बैठ ही लोगे, वो एग्जामिनर तुम्हें हिलने ही नहीं देगा वहां से। जो आपकी क्लास में जो टीचर होंगे वो तो हिलने नहीं देंगे, तो ये तो वहम ही निकाल दो कि भी आप निकल जाओगे, पहले निकल जाओगे, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमें टेस्ट देने हैं और मूल्यांकन करना है। तो इसलिए आपसे यही है कि आपको स्टडी और मैनेजमेंट दोनों करने हैं। यहाँ मैंने उसमें रिलेशन की भी बात करी है, यहाँ मैंने पर्सनल फाइनेंशियली वगैरह उनकी भी बात करी है। तो मेरा जो अनुभव रहा है वो यही रहा है आज तक का, कितने जितने भी साल का, 8 7 8 साल जितना भी रहा है, मेरा अनुभव एक ही रहा है। स्टूडेंट भी रहे हैं, टीचर भी बन चुके हैं, तो दोनों ही मैंने अपने दोनों ही जीवन में जो सीखा है उसका क्रक्स मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हम ये गलतियाँ जो करते हैं हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है। इसके अलावा एक काम और रह गया जिसकी अपन चर्चा करते हैं अभी, 5 मिनट उसकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ साथ में। इसकी बात कर रहा था मैं एक आपको, इस पे थोड़ी सी और एक बार 1 मिनट की चर्चा इस पे करते हैं। सफलता क्या होती है? देखिए सफलता के मायने सबके अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति 20,000 की नौकरी में भी खुश है, कोई 1 लाख में भी नहीं खुश है। मेरे दोनों कैटेगरी के दोस्त हैं, एक जैसे दिल्ली जॉब करते हैं, उनकी सैलरी अप्रोक्स 1 लाख रुपए सैलरी है उनकी, लेकिन वो बंदा अपनी 1 लाख की सैलरी में भी संतुष्ट नहीं है। एक कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी अप्रोक्स 30-35 हज़ार रुपए है, लेकिन वो 30-35 हज़ार में भी बड़े हंसी खुशी से जीवन काट रहे हैं। सफलता क्या है? आपको लगता है नौकरी लगना सफलता है? नौकरी लगना सफलता नहीं है, वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा है, ताकि हम निश्चित तौर पर अपने जीवन की जो इनसिक्योरिटी है उसको खत्म करके हम सेफ जोन में चले जाएं कि महीने के इतने रुपए आ जाएंगे, उससे अपना घर चल जाएगा, अपने घर वाले अपन रोटी अच्छे से खा पाएंगे। यही है आज। मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं लगे लेकिन आज के टाइम में लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आपके मायने क्या कहते हैं? नौकरी वाला सफल है कि लाखों रुपए वाला सफल है? यदि आप सफलता सिर्फ पैसे से मापते हैं तो पैसे से नहीं होती। पैसा खूब है लेकिन घर पे शांति नहीं है, तो फिर क्या करोगे उस पैसे का, उस नौकरी का क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी गलत है, मैं माइंडसेट आपका जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना, ऐसा चेंज करना इन द सेंस कि थोड़ा सा उसमें जो कट्टरता आ गई ना एक प्रकार की कि नहीं नहीं नौकरी ही सब कुछ है, उसको थोड़ा सा लूज करना चाह रहा हूं। तो ये ध्यान रखें, सफलता वाला पैमाना सबका अपना होता है। आप खुद डिसाइड करें, अपनी योग्यता के हिसाब से डिसाइड करें कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, मेरी क्या एबिलिटी है। लेकिन उसके पहले अपने को फालतू के मुद्दों से ध्यान हटा के सोचना पड़ेगा। आज अपने इसमें उलझ के रह गए हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे को क्या कहा, वो ऐसे बोल के चला गया, ऐसे कैसे बोल के चला गया। 17-17 साल के बच्चे आज मैं देखता हूं तो उनको यूं ईगो पे ले जाते हैं बात। उन्हें पूछने वाला हो तुम्हें ईगो का मतलब ही पता है क्या?
जो तुम ये फालतू का ईगो दिखा रहे हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे बोल गया, मैं आजकल आप देखते हो ना छोटी छोटी घटनाएं होती हैं न्यूज़पेपर में आती रहती है कि कत्ल कर दिया और कुल्हाड़ी मार दी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे खूब सारे काम होते हैं। वो क्यों हो पा रहे हैं? ईगो तो बहुत बड़ा है ना आजकल, आज के टाइम पे, तो उसको तो अपन कैसे छेड़ सकते हैं किसी के। अब मेरी इस वीडियो से भी हो सकता है कि कोई ऑफेंड हो जाए कि हाँ ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। है खूब है सोसाइटी का, मैं देखो समाज की बात कर रहा हूँ, पर्सनली कोई मेरा किसी से कुछ नहीं है, लेकिन समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये चीज़ें। नया फैशन है, सिगरेट पीनी है, ड्रिंक करनी है, बाद में कर्जे में डूबना है, वो ऐसे खूब सारे काम हो जा रहे हैं। आज के जो युवा है वो कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गए हैं इन पे। तो ध्यान रखिए, खुद को बैलेंस रखना एक चुनौती है, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाँ, आप इस पे पेशेंसली इस पे वर्क करेंगे ना तो ये है। शिक्षा की एक अच्छी बात बताता हूँ, एक खूबसूरत बात है, शिक्षा वर्तमान की सभी समस्याओं का इलाज है। गरीबी, बेरोजगारी, इनइक्वलिटी जो है, फाइनेंशियली हो चाहे सोशली हो, इनका इनइक्वलिटी है, वो सब। अपने अंबेडकर साहब को काफ़ी मानते हैं कि अंबेडकर साहब ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। दलित अंबेडकर साहब के बराबर आप पढ़िए, कोई भी वर्ग हो, एसटी, एससी, ओबीसी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, सामाजिक स्थिति कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, उनके बराबर पढ़िए, आप भी अंबेडकर साहब के बराबर पहुंच सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का मानसिक विकास करती है, उसमें सोचने की क्षमता डेवलप करती है, उसका दिमाग चलने लगता है, उसको पता लगता है, वो हर चीज का एनालिसिस एक सिस्टम से करता है। समस्या आई, मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या आई तो समस्या को क्यों आई, उसका कारण अब तक क्या रहा, मैंने कहाँ गलती करी जिसकी वजह से समस्या आई, गलती के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इससे तुरंत कैसे निपटा जाए, और भविष्य में कैसे ये गलती ना हो दोबारा, या भविष्य में इसके परिणाम ना मिले मुझे तो मुझे उसका क्या उपाय करना चाहिए। ये क्षमता हमें कौन देता है? शिक्षा। तब जाके हम कहीं इसमें अपना जो है वो अपने सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, अपने मेंटेन कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा तो आज ज़रूरत है अपने को इमोशनली बैलेंस होने की, बड़ी ज़रूरत है, और वो शिक्षा वगैरह से ही आ सकती है। शिक्षा में भी खूब सारे ऐसे होता है, जैसे नोवेल पढ़ सकते हैं आप, इसके लिए कहानियाँ पढ़ सकते हैं और उन पर मंथन कीजिए। अपने क्या दिक्कत है, मंथन नहीं करता है अपन चीज़ों पर, चिंतन मनन तो हिस्सा है ही नहीं अपनी पढ़ाई का। अब देखिए, एक लास्ट टॉपिक है, फटाफट से फिनिश करते हैं वीडियो अभी। एक पॉइंट रह गया इसमें, रिवीजन की चर्चा नहीं करी अभी तक अपनों ने। रिवीजन के बराबर है, रिवीजन का रिजल्ट क्या है? रिवीजन का है, रिवीजन इज नॉट ए वर्ड, इट इज ए की ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी है अपनी। आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि हमें दिमाग में किताब को छापना है। किताब की भाषा अलग है, समझ समझ कर हमें उसको अपने किताब में अपने दिमाग में उतारना है। पेपर देने जाएंगे काम तो वही आएगी ना। पापा ने एक बार सुबह कहा आपको कि बेटा एक काम कर लेना, या बेटी एक काम कर लेना, अब भूल जाते हो। लेकिन पापा उसी काम को जब 3 बार बता देते हैं ना आपको, तो आपको ध्यान रहता है कि हाँ ये करना है। या पापा को खौफ इतना होना चाहिए कि हाँ, तब याद रहता है। दो ही तरीके से याद रहता है पापा का बताया हुआ काम, वरना तो अपन पापा लिबरल हैं, करेंगे यार, तो रुको एक बार करेंगे, ऐसे होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। रिवीजन कीजिए, रिवीजन के बाद आप क्या लगाइए? टेस्ट लगाइए। टेस्ट से कमी पता कीजिए, कमी पता करके अपना सुधार कीजिए, और सुधार करके आप क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट भी हो सकते हैं। आप सिलेक्ट हो जाएंगे उससे। तो ये प्रक्रिया है, इससे गुजरना ही पड़ेगा। आपको लगता है, आप बड़े खुश हो जाते हो ना जब ऐसे सोचते हो, जैसे मान लो मैं RSIS की तैयारी कर रहे हैं अपन, तो मैं अच्छा खुश हो जाऊं कि यार मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अरे भाई, ज्वाइनिंग लेटर तो बाद में आएगा, जो पहले की प्रक्रिया वो कौन पूरी करेगा? उसमें ताने भी झेलने हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा, कभी कभी स्ट्रेस का हाई लेवल डिप्रेशन भी आएगा, उससे कैसे निपटोगे? फैमिली प्रेशर भी आएगा, घर के काम भी छोड़ने पड़ेंगे, मन को भी नियंत्रण में करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, कुर्सी पे 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो मैं करूंगा तभी तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, या आप करेंगे तभी तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा? ज्वाइनिंग लेटर सबको चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया से कोई गुजरना ही नहीं चाहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ये प्रक्रिया पूरी करनी है, इसके बाद ही अंतिम चरण अपना क्या है? सिलेक्शन का चरण है। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब रिवीजन करने के लिए आप क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं।
शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे कि एग्जांपल से समझा देता हूं आपको मैं। एक पॉलिटी का एक टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ी आपने, आपको लगा कि हाँ हमें प्रस्तावना पढ़नी है, प्रस्तावना पढ़ ली। अब प्रस्तावना में जो मेन है ना, उसमें 4 वर्ड हैं, जैसे क्रम से, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इनका ध्यान रखिए। न्याय कितने प्रकार की बात की गई है? न्याय के 3 प्रकार बताए गए हैं, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक, और पॉलिटिकल जस्टिस। न्याय। स्वतंत्रता के कितने प्रकार है? 5। इस प्रकार से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 इसके प्रकार हैं। समानता के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुता के प्रकार, बंधुता के प्रकार नहीं है, वहां सिर्फ ये लिखा हुआ है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे, ऐसी बंधुता हमें चाहिए, भाईचारा ऐसा चाहिए। तो ये हो गया। अब बीच में आप इसको संशोधन में लिखिए। संशोधन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। कब किया गया? 1976 में। कितने नंबर का था? 42वां था। और इसमें जोड़ा क्या गया था? 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। देखिए, पूरी प्रस्तावना आपकी पेज के लगभग 20% हिस्से में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो एक ही पेज पर आप कई टॉपिक निपटा सकते हो। और ये आपको फायदा तब मिलेगा, एक तो डायग्राम हो गया, पकड़ अच्छी रहेगी, पहला फायदा तो ये मिलेगा। दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपके रिवीजन में समय कम लगेगा। और रिवीजन की एक खास बात और होती है कि रिवीजन आपको, अपने क्या करते हैं, अपने एक हैबिट है कि जब तक अपन किताब नहीं खोलेंगे या नोटबुक नहीं खोलेंगे, अपने को लगता है हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अपन उस समय भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जो याद किया, एक बार याद कीजिए कि मैंने क्या याद किया। कॉपी बंद करी, उसके बाद आप कुछ खाने पीने निकले, तो चलते चलते याद कीजिए कि हाँ मैंने अभी क्या पढ़ के आया हूँ, मैं ये टॉपिक पढ़ के आया हूँ। इसको चिंतन मनन कहते हैं, इसको कि चिंतन मनन तो करना ही है। कसम ही खा लो कि हाँ हम जो पढ़ के आएंगे रात को सोने से पहले, या पूरे दिन में जो पढ़ा मैंने उसको 1 घंटा अलग से निकाल के मैं ये एनालिसिस करूंगा कि मैंने क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, कौन सी हेडिंग थी, कौन सी सब हेडिंग थी। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि रिवीजन आपको इस प्रकार से करना है। और शॉर्ट नोट्स की है भाई, शॉर्ट नोट्स तो रिवीजन के लिए बड़े कामयाब हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं। और एसएससी में तो वैसे भी जीके का सिलेबस इतना है कहाँ। ये तो हवा ही है कि जीके इतना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। कुछ नहीं है, जीके वीके कुछ नहीं पढ़ते। और वैकेंसियों के मुकाबले तो जीके एसएससी वाले सबसे कम पढ़ते हैं। वो तो कुछ लोगों ने हवा बना दी कि एक तो 2 हवा बन रही है आज के टाइम। पढ़ाओ तो क्लास में मजाक करते हुए पढ़ाओ। एक तो ये मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है किसने चलन शुरू किया है, क्लास में मजाक करते हुए पढ़ाओ। पैसे मजाक के दिए क्या पढ़ने के दिए तुम लोगों ने? और दूसरा, जीके वो होता है, जीके वो होता है, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। अरे मेरे पास तो एक ऐसा स्टूडेंट आया, साइंस का था, कभी जीके पढ़ा नहीं, आके कहता जीके याद ही नहीं हुआ। मैंने कहा तूने कितने साल जीके पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। तो भाई नहीं पढ़ा तो फिर तुझे कैसे पता कि याद ही नहीं हुआ? ऐसा भी है। तो हमने ये क्या अपने इस बक्से को चलाना ही बंद कर दिया है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो हमें पढ़ने से ज्यादा और बहुत चीजों पे सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, तो रिवीजन पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ये मेरा एक सुझाव है। इस वीडियो में मैंने उन सभी जो सभी पॉइंट्स हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। तो उन पे ज्यादा से ज्यादा एक इसमें ये मान लो आप कि एसएससी की एक खास बात है कि एसएससी के जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में ना सब्जेक्ट रहते हैं अलग अलग। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, उसके बाद रह गया साइंस, साइंस के बाद आएगा करंट, और करंट के बाद आएगा स्टैटिक। प्रायोरिटी सेट कीजिए, इनकी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मुझे सबसे पहले कौन सा कवर करना है। देखिए हिस्ट्री एक बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, ये एक ना होकर 3 है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 पार्ट हैं इसके। आपको ये पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे ना तो यहां आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं मॉडर्न से आ रहे हैं, मतलब आधुनिक भारत से आ रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आधुनिक को कंप्लीट कीजिए, बाकी कंप्लीट कीजिए, तब जाके आप क्या करेंगे, अच्छे से चूज कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जो दोनों पार्ट हैं एंशिएंट और मिडाइवल, इनसे मिलाकर एक प्रश्न आएगा या 2 आएंगे। इसके अकेले के ही 2 या हो सकता है 3 भी आ जाएं।
अगर 4 प्रश्न आते हैं, 4-5 प्रश्न ही आते हैं, ज़्यादातर यही वेटेज रहता है सब में, 4 प्रश्नों की रहती है एवरेज, इसमें रहेंगे। पॉलिटी सब्जेक्ट की ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से प्रश्न बिल्कुल एसएससी सीजीएल की, एसएससी की बात कर रहा हूं मैं, एसएससी फील्ड के जितने भी एग्जाम है, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, इन सब में ऐसे प्रश्न आएंगे जो गलत हो ही नहीं सकते आपके। बिल्कुल सिंपल है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 से तो 2 फिक्स हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, हर बार ही आएंगे, ये तो फिक्स ही है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, थोड़ा समझने वाला है, लेकिन इसको तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी वैसे ज्यादा है भी नहीं, आपके वाले में इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा है नहीं, डीप में नहीं जाना, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। इसमें 2 टॉपिक सबसे बड़े हैं, 2 ही टॉपिक लेंथी हैं जो 50% से ज्यादा ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं। कौन से? फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन, और दूसरा जो पॉइंट है वो है इसका रिवर्स, अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवा तंत्र, ये रखना। इकोनॉमी पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, इसमें तो कंसेप्ट ही है, आपको कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, और छोटा सब्जेक्ट है इकोनॉमी। इन 2 को आप रिवाइज करने बैठोगे ना, इतने में तो इन तीनों को रिवाइज कर दोगे, तो इसलिए इन पे आप इनको आप स्किप भी, पढ़ने सारे ही हैं, टाइम है तो पर्याप्त है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनमें आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। टाइम कम हो, संकट काल हो, लगे रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या छोड़ सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। यही स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है, तो वो स्मार्ट स्टडी में ही रह गया था पोर्शन, तो मैंने इस पे बात करी। साइंस की बात करें, साइंस के टॉपिक निकाल सकते हो, एनालिसिस करके आप निकाल सकते हो। जैसे एक टॉपिक होता है इसका ग्रंथि, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं प्रश्न। एक संतुलित आहार में एक विटामिन वाला जो है वो एसएससी के फेवरेट है ये वाले। और निकालो, रोग कितने प्रकार के डिजीज है, संक्रामक कौन से हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से हैं, और नॉन ट्रांसमिट वाले कौन से हैं, उनमें आप पढ़ सकते हो। ये होता है, ये 2-3 टॉपिक इसके जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। पाचन तंत्र, जैसे विटामिन में पाचन तंत्र में आ जाता है, तो एंजाइम्स भी आ जाएंगे, विटामिन भी आ जाएंगे, और ग्रंथि पढ़ोगे तो हार्मोन आ जाएंगे सारे। तो इससे क्या होता है, साइंस में ये टॉपिक आपको अपने प्रायोरिटी सेट करनी है। तो और इसमें करंट का तो एसएससी का तो देखो पता ही नहीं है कि कहाँ से पूछेगा। मैं कह दूं कि मेरा चैनल चला लो या किसी भी ले लो, करंट का अभी मैंने पिछले जो अनुभव किया है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, तो करंट तो 2021 का, अरे भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया 2021 वाला करंट कैसे हो सकता है 2023 में, 2024 में। तो करंट का तो कोई इलाज है ही नहीं। करंट तो जो आप बुकलेट पढ़ रहे हो उसमें से ही पढ़ो, अगर सही रहा उसने 2023 का पूछा, या जिसका 2024 में दे रहे हो पेपर 2024 का पूछा, तो आप कर लोगे, वरना नहीं कर पाएंगे, तो उसका नहीं कर सकते कुछ। स्टैटिक में कुछ टॉपिक फिक्स हैं, स्टैटिक के भी। डांस एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, लोक नृत्य और त्योहार, एक प्रश्न इनका, दोनों में से एक, कम से कम एक, हो सकता है 2 भी आ जाए, इनके फिक्स है। तो ये मुझे कैसे पता है? एसएससी ने कोई डिफाइन थोड़ी कर रखा है कि मैं 2 ही प्रश्न पूछूंगी या 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे या 1 पूछा जाएगा। ये मुझे कैसे पता? ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस कर रखा है, तो मुझे पता है कि वो किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। तो ये था मेरा आपको सुझाव कि इस वीडियो में मैंने उन सभी पे चर्चा करने का प्रयास किया है कि आपको ये करना चाहिए, और लगा हो आपको कि हाँ अच्छा है, तो भाई वीडियो को फिर तो हमें भी मोटिवेट कीजिए आप कि हाँ और हमें ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवाइए, हम जरूर करवाएंगे, जरूर प्रयास करेंगे। तो ये है, और बाकी कोई भी अगर आपको फिर भी रह गया हो कि किसी टॉपिक पर वीडियो डालनी है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो जो आपका मन करे वही सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जो भी हो, टॉपिक भी लिख सकते हो। टॉपिक नहीं लिखो तो अगर आपको लगे हमें और इस बारे में चर्चा करनी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि डालिए, और हम आपके कमेंट्स को देखेंगे। वहाँ जो भी टॉपिक मुझे लगेगा कि ऐसा है, बात की जानी चाहिए, तो उस पर अपन फिर से एक बार जरूर चर्चा करेंगे। हमारा इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, आप इस चैनल का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, और वीडियो को सेव कीजिए, डाउनलोड कीजिए, 1 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 4 बार इस वीडियो को देखिए, नहीं नहीं, आपका टाइम हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, आपका समय हमसे ज़्यादा कीमती है। हमारे पैसे इतने कीमती नहीं है जितना आपका समय कीमती है। आप सेलेक्ट होंगे, हमें तो वही बेनिफिट है, हमें तो यही लगेगा कि चलो हमारी एक वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदले या किसी में सुधार आए, कोई खुश रह पाए, तो और हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए इसमें हमने। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आपको इन पे वर्क करना चाहिए, और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि सही रहे। बिल्कुल ऐसा कोई सुझाव या जो भी आप बताना चाहें आप हमें वीडियो में बता सकते हैं। और
मिलते हैं अपन, इसी प्रकार की क्लासेस अपन लेते रहेंगे। अब से अपन एक सीरीज शुरू करेंगे, ऐसी संभावना भी है कि अभी प्लान बनाया जा रहा है एक सीरीज़ का, कि अपन एक सब्जेक्ट की सीरीज शुरू करेंगे और सब्जेक्ट कंप्लीट भी करेंगे ऑनलाइन। तो यही है कि आप अपना जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को दीजिए और फालतू समय ना व्यर्थ करें, ना जाया करें समय को, बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो आपको ये कहावत कभी जीवन में बोलने का मौका ना मिले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बने रहें आप महिंद्राज के साथ, बने रहें आप हमारे साथ, जुड़े रहें। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।